Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is black honeybee. तो हम जानेंगे black honeybee के बारे में. A new species of endemic honeybee named Apis carinjodian or Indian black honeybee has been discovered in the Western Ghat, taking the species of honeybee in the world to 11. ये एक नया स्पीसीज है जो कि इंडेमिक हनीबी का, जिसका नाम क्या है, एपिस करिंजोडियन, या इसको इंडियन ब्लैक हनीबी के नाम से भी हम जानते हैं. इसको कहां से डिस्कवर किया गया है, तो वेस्टर्न घाट से. ये जो स्पीसीज है इसको इंक्लूड करके जो वर्ल्ड में अभी हनीबीज का नंबर है वो 11 हो जाएगा, यानी 11 स्पीसीज इनकी है. इस न्यू स्पीसीज के बारे में हम जान ले. क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिस करिंजोडियन रेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. क्लासिफाई किया गया है इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी पे आईयूसीएन के रेड लिस्ट में. तो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में रखा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. जो डिस्ट्रीब्यूशन है एपिस करिंजोडियन का वो रेंज करता है, ये आपके पाए जाते हैं गोवा, कर्नाटका, केरला और कुछ पार्ट में तमिलनाडु के. The research has given the country apiculture a new direction as it is home to 3 species of cavity nesting honeybee, Apis indica, Apis cerana और Apis carinjodian. और जो रिसर्च है उसने कंट्री के एपिकल्चर को एक नया डायरेक्शन दे दिया है, क्योंकि ये होम है आपका 3 स्पीसीज ऑफ कैविटी नेस्टिंग हनीबी का. कौन कौन सा स्पीसीज है, तो आपका एपिस इंडिका, एपिस कैराना और एपिस कैरिंजोडियन. ये आप देख सकते हैं जो हनीबी के स्पीसीज है इनको. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्नो लिपर्ड. तो हम जानेंगे स्नो लिपर्ड के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. द फर्स्ट रिवर स्नो लिपर्ड रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बाल्टाल जोजिला रीजन हैज रिन्यूड होप फॉर द एलूसिव प्रीडेटर इन हायर एल्टीट्यूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. जो पहला रिवर स्नो लिपर्ड को रिकॉर्ड किया गया है आपका कहां से, बाल्टाल जोजिला रीजन से. इसने रिन्यू कर दिया है हमारे होप को एलूसिव प्रेडेटर को लेके हायर एल्टीट्यूड में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रीजन पे. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. So far, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड have completed the snow leopard population assessment of India. अभी तक क्या था, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो था इन दोनों स्टेट ने कंप्लीट किया था स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया SPAI को. कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन हैज आल्सो रेज एक्सपेक्टेशन फॉर अदर रेयर स्पीसीज सच एज एशियाटिक आइबेक्स, ब्राउन बियर एंड कश्मीरी म्यूस्क डियर इन इंडियाज फार नॉर्थ. जो कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज था जिसको कंडक्ट किया गया था एक्सपर्ट के द्वारा नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के द्वारा, इसने रेस किया था एक्सपेक्टेशन को कि कुछ और ऐसी रेयर स्पीसीज है जैसे कि आपका एशियाटिक आइबेक्स हो गया, ब्राउन बियर हो गया, कश्मीरी मुस्क डियर हो गया, कि ये पाए जा सकते हैं इंडिया के फार नॉर्थ एरिया पे. स्नो लिपर्ड के बारे में हम जान लें. The snow leopard Panthera uncia is a felidae, a family of mammal in the order Carnivora in the genus Panthera. जो आपका स्नो लिपर्ड है जिसको कि हम पैंथेरा यूनिक्सिया के नाम से भी जानते हैं, ये बिलोंग करता है फेलिडिया जो कि एक फैमिली है मेमल का, जो कि आपके कार्निवोरा ऑर्डर पे आता है, जीनस पैंथेरा को. इट इज नेटिव टू द माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया रेंजिंग फ्रॉम ईस्टर्न अफगानिस्तान, हिमालय एंड तिब्बतन प्लेटू टू साउथर्न साइबेरिया, मंगोलिया एंड वेस्टर्न चाइना. ये आपका नेटिव है माउंटेन रेंज में सेंट्रल और साउथ एशिया के. ये पाया जाता है ईस्टर्न अफगानिस्तान, हिमालयन और तिब्बतन प्लेटू में, साउथर्न साइबेरिया, मंगोलिया और वेस्टर्न चाइना के रीजन पे. इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट. इसको वल्नरेबल कैटेगरी पर रखा गया है आईयूसीएन के रेड लिस्ट पे. इट इज अ गुड इंडिकेटर स्पीसीज हुज प्रेजेंस, एब्सेंस और अबेंडेंस रिफ्लेक्ट अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन एज इट क्विकली रिएक्ट टू हैबिटेट डिस्टर्बेंस. और ये जो है एक अच्छा इंडिकेटर स्पीसीज है जिसका प्रेजेंस, एब्सेंस या एबेंडेंस जो है ये बताता है स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन को, क्योंकि ये क्विकली रिएक्ट करता है हैबिटेट के डिस्टर्बेंस को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021. तो जो आपका नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है 2021 का, इसके बारे में हम जानेंगे. प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड द अवार्ड टू द नर्सिंग प्रोफेशन. ये जो अवार्ड है किस प्रोफेशन को दिया गया है, तो प्रेसिडेंट ने दिया इस अवार्ड को नर्सिंग प्रोफेशन के लिए. Florence Nightingale was a British nurse, statistician and social reformer born in Florence, Italy, 1820. जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे उनका जन्म ब्रिटिश नर्स के तौर पे हुआ था. ये स्टैटिस्टिशियन, सोशल रिफॉर्मर थी जिनका जन्म फ्लोरेंस, इटली पे हुआ था 1820 पे. Her effort during Crimean War 1854 to 56 by curing patient, calculating mortality data and showing how improvement made in sanitary method would reduce the number of death won her recognition. और जो उनका एफर्ट था क्रीमियन वॉर के दौरान 1854 से 56 के समय पे क्योर करके पेशेंट को और कैलकुलेट करके मोर्टेलिटी डाटा को इन्होंने शो किया था कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट करके सैनिटरी मेथड पे रिड्यूस किया जा सकता है जो नंबर ऑफ डेथ है. इस कारण उनको पहचान मिली थी.
He is also known as the land with the lamp and the founder of modern nursing. और उनको जाना जाता है कि वो जो है वो फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग की. National Florence Nightingale Award was instituted in 1973 by the Ministry of Health and Family Welfare to recognize meritorious service rendered by nursing professional in India. और जो नेशनल फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1973 पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा. ये रिकॉग्नाइज करता है जो मेरिटोरियस सर्विस किया जा रहा है नर्सिंग प्रोफेशनल के द्वारा भारत में. To mark the 200th anniversary of Florence Nightingale, WHO announced the year 2020 as the year of nurse and midwife. और मार्क करते हुए 200th एनिवर्सरी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का WHO ने अनाउंस किया था कि जो ईयर 2020 था आपका वो ईयर था नर्स और मिडवाइफ के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FCRA. तो हम जानेंगे FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में. According to Ministry of Home Affairs Annual Report 2021-22, the FCRA was amended in 2020 to discourage expenditure by non-government organization on unproductive item. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार जो एनुअल रिपोर्ट था आपका 2021-22 का उसमें FCRA को अमेंड किया गया था 2020 पे. क्यों? ताकि डिस्करेज किया जा सके एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनप्रोडक्टिव आइटम पे. इस कारण ये अमेंडमेंट को किया गया था. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA. FCRA was enacted during the 1976 emergency to restrict foreign donation to individual and organization so that they could operate in conformity with the value of sovereign democratic republic. जो FCRA था इसको इनेक्ट किया गया था 1976 के इमरजेंसी के दौरान ताकि रिस्ट्रिक्ट किया जा सके फॉरेन डोनेशन को इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि वो ऑपरेट कर सके कॉन्फर्मिटी में जो वैल्यू है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का. In 2010, FCRA was amended to consolidate the law on the use of foreign fund and was amended again in 2020, giving the government tighter control over the receipt and use of foreign fund by NGO. और 2010 में FCRA को फिर से अमेंड किया गया, कंसोलिडेट किया गया लॉ को जो उपयोग होता है फॉरेन फंड को लेके और इसको फिर से अमेंड किया गया 2020 पे जो कि गवर्नमेंट को टाइटर कंट्रोल देता है रिसिप्ट को लेके और यूज को लेके फॉरेन फंड का NGO के द्वारा. It is implemented by MHA, which can prohibit the use of foreign fund for any activity detrimental to the national interest. और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है MHA के द्वारा जो कि प्रोहिबिट कर सकते हैं उपयोग को फॉरेन फंड का किसी भी ऐसे एक्टिविटी पे जो कि डेट्रीमेंटल हो यानी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो उसको रोका जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 22nd लॉ कमीशन. तो हम जानेंगे 22nd लॉ कमीशन के बारे में. After 2.5 years, the 22nd Law Commission of India has been constituted with Justice retired Rituraj Awasthi as the head. Commission would have a tenure of 3 years. तो ये इम्पोर्टेंट है कि 2.5 ईयर जो आपका हुआ 2.5 साल के बाद 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को गठित किया गया है. जो जस्टिस रिटायर ऋतुराज अवस्थी है वो इसको हेड करेंगे. तो कौन हेड करेंगे 22nd लॉ कमीशन को, ये इंपॉर्टेंट है. तो रिटायर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी. कमीशन का टेन्यूर जो है आपका ये 3 इयर्स का होगा. टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 22nd लॉ कमीशन. जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 22nd लॉ कमीशन का, आइडेंटिफाई लॉ विच आर नो लॉन्गर नीडेड और रिलीवेंट एंड कैन बी इमीडिएटली रिपील. ये आइडेंटिफाई करेगा लॉ को जिसकी आवश्यकता अब नहीं है और वह रिलीवेंट अगर नहीं है तो उसको इमीडिएटली रिपील किया जाएगा. एग्जामिन द एग्जिस्टिंग लॉ इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सजेस्ट वे ऑफ इंप्रूवमेंट एंड रिफॉर्म. ये एग्जामिन करेंगे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको ध्यान में रखते हुए DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को और सजेस्ट करेंगे तरीका को ताकि इंप्रूवमेंट या रिफॉर्म लाया जा सके. सजेस्ट सच लेजिस्लेशन एट माइट बी नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. और ये सजेस्ट करेंगे ऐसे लेजिस्लेशन को जो कि जरूरी होगा इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को. रिवाइज द सेंट्रल एक्ट ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस सो एज टू सिंप्लीफाई देम एंड रिमूव एनोमलीज एम्बिग्यूटी एंड इनिक्विटी. और ये रिवाइज करेंगे सेंट्रल एक्ट ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस को ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके और रिमूव किया जा सके एनोमलीज को, एम्बिग्यूटी को और इनिक्विटी को. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि गठित किया गया था एक नोटिफिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका डिफिनिट टर्म है रेफरेंस कैरी करने के लिए रिसर्च को लॉ के फील्ड पे. The government make recommendation to the government in the form of report as per its terms of reference. और जो कमीशन होता है वो रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को रिपोर्ट के फॉर्म पे जो कि उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अनुसार. The law commission was first constituted in 1955 and has so far submitted 227 report. लॉ कमीशन को पहली बार गठित किया गया था 1955 पे और अभी तक इसने सबमिट किया है 227 रिपोर्ट को. अकॉर्डिंग टू लॉ मिनिस्ट्री वेबसाइट, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड एक्सीलेंट थ्रू प्रोवोकिंग एंड वाइटल रिव्यू ऑफ द लॉस इन इंडिया. और लॉ मिनिस्ट्री के वेबसाइट के अनुसार जो लॉ कमीशन है भारत का ये प्रोवाइड करता है एक एक्सीलेंट प्रोवोकिंग और वाइटल रिव्यू को लॉस को लेकर भारत के.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बासमती राइस। हम जानेंगे बासमती राइस के बारे में। गवर्नमेंट जो है वो डिसअलाउ करेंगे जो ब्लेंडिंग हो रहा है मोर देन 15% नन बासमती राइस का बासमती राइस के साथ, जो प्रोडक्ट जिसको कि सोल्ड किया जाता था ब्लेंडेड बासमती राइस के तौर पे। क्या रीजन है इस मूव को पीछे, जो गवर्नमेंट ये मूव लिया है इसके पीछे का रीजन क्या है? गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि वो इंश्योर करे प्योरिटी को इंडियन बासमती राइस का, और वो नहीं डाइल्यूट करेंगे एक्सेसिव ब्लेंडिंग को। राइस जिसको कि ब्लेंड किया जाएगा मोर देन 15% नन बासमती राइस के साथ, उसको कहा जाएगा ब्लेंडेड राइस इंस्टेड ऑफ ब्लेंडेड बासमती राइस के जगह पे। Basmati rice has its origin in Indian subcontinent and has a unique fragrance due to 2-acetyl-1-pyrroline. India is the largest producer, over 70% of global production. GI tag has been provided to Basmati grown in some of the states such as Punjab, Haryana, Delhi, Uttarakhand, etc. बासमती राइस का ओरिजिन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास है। इसका एक यूनिक फ्रेग्रेंस होता है। इसमें जो है 2-acetyl-1-pyrroline पाया जाता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 70% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है बासमती राइस का वो भारत में ही होता है। इसको DI टैग भी दिया गया है। जो बासमती राइस है आपका, जैसे कि पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, उत्तराखंड का, इन सब स्टेट के बासमती राइस को GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर सेंटिनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम जानेंगे WHG सेंटिनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। Recently, UNESCO and IUCN released a report which outlined 50 World Heritage sites and provides suggestion for their protection. तो किसने रिलीज किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में यूनेस्को और IUCN ने रिलीज किया इस रिपोर्ट को, जो कि आउटलाइन कर रहा है 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में और सजेशन भी बता रहा है उसके प्रोटेक्शन को लेके। World Heritage Glacier cover almost 10% of Earth's glaciarized area and play a crucial role in sustaining life of Earth. However, they are retreating at an accelerated rate because of climate change. जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर है ये कवर करता है ऑलमोस्ट 10% अर्थ के ग्लेशियराइज एरिया को, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सस्टेन करने में लाइफ को अर्थ पे। लेकिन ये रिट्रीट कर रहा है काफी स्पीड रेट में क्लाइमेट चेंज के कारण। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर आपका डोलोमाइट इटली का, टांजानिया माउंट किलिमंजारो का, और साथ साथ जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्लेशियर है माउंट एवरेस्ट के पास, और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो कि लोकेटेड आपका अलास्का पे। ये सारा कुछ एग्जाम्पल है जिसमें क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखा जा सकता है। की ऑब्जर्वेशन क्या है इसका? A third of the glacier on the UNESCO World Heritage List is under threat, regardless of effort to limit temperature increase. जो एक थर्ड ऑफ द ग्लेशियर है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे, वो खतरे के कगार पे है, जबकि कितना सारा एफर्ट लिया जा रहा है लिमिट करने का टेम्परेचर इंक्रीज को, उसके बावजूद कोई इसका फायदा जो बोलते नहीं देखा जा सक रहा है। Glacier have been retreating at an accelerated rate since 2000 due to CO2 emission, which are warming temperature and are responsible for nearly 5% of observed global sea level rise. और जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट कर रहा है काफी तेज स्पीड में 2000 के बाद से CO2 के एमिशन के कारण, जो कि वार्मिंग टेम्परेचर के कारण हो रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबल है नियरली 5% ऑब्जर्व ग्लोबल सी लेवल राइज के लिए। It was still possible to save the other 2/3 if the rise in global temperature did not exceed 1.5 degrees Celsius compared to the pre-industrial area. और ये अभी भी पॉसिबल हो सकता है कि सेव किया जा सके जो 2/3 ग्लेशियर बचा हुआ है, अगर जो राइज है ग्लोबल टेम्परेचर का एक्सीड ना हो 1.5 डिग्री सेल्सियस से। अगर हम कंपेयर करें प्री इंडस्ट्रियल इरा के, अगर उसको अचीव कर लिया गया तो इसको बचाया जा सकता है। कुछ सजेशन दिया गया है, जैसे कि अर्जेंटली कम करना होगा ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, इन्वेस्ट करना होगा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि मदद करेगा मिटिगेट करने में क्लाइमेट चेंज को, और अलो करेगा पीपल को कि वो अच्छे तरीके से अडेप्ट करे इसके इम्पैक्ट को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपका ये एक प्लेस होता है जिसको लिस्ट किया जाता है यूनेस्को पे उसके स्पेशल कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, इसको मेंटेन किया गया है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजी यात्रा डाटा प्राइवेसी। जो डिजी यात्रा डाटा प्राइवेसी है इसके बारे में हम जानेंगे। नीति आयोग सीक क्लैरिटी फ्रॉम द सेंटर ऑन डिजी यात्रा डाटा प्राइवेसी, especially related to passenger data storage, compliance with law, the trustworthiness of the ecosystem governing Digi Yatra, and a flight boarding system that uses this technology. नीति आयोग जो है उसने क्लैरिटी मांगा है सेंटर के डिजी यात्रा डाटा प्राइवेसी को लेके, स्पेशली जो कि रिलेटेड है पैसेंजर के डाटा स्टोरेज को लेके। ये कंपाइल कर रहा है कि लॉ को, ट्रस्टवर्दीनेस क्या है इकोसिस्टम का जो कि गवर्न कर रहा है डिजी यात्रा को, और जो फ्लाइट बोर्डिंग सिस्टम है जो कि उपयोग कर रहा है इस टेक्नोलॉजी का, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नीति आयोग ने मांगा है। डिजी यात्रा है क्या? डिजी यात्रा आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जो कि ऑपरेशनलाइज कर रहा है बहुत सारे इंडियन एयरपोर्ट पे। गवर्नमेंट का डिजी यात्रा पॉलिसी जो है ये आपको एक सीमलेस, हैसल फ्री और पेपरलेस जर्नी प्रोवाइड करता है एवरी एयर ट्रेवलर को भारत में। ये जो है इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा।
डिजी यात्रा एक कम्प्लीटली वॉलेंट्री स्कीम है जहां पे पैसेंजर साइन अप करते हैं, कॉन्सेंट देते हैं डिजी यात्रा को, कि जो पर्पस है चेक इन करने को लेकर बोर्डिंग पे। और ये जो एग्रीमेंट है वो लीगल कैरेक्टर रखता है, वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है, टेम्पोररी कलेक्ट करेगा, टेम्पोररी स्टोर करेगा और यूज करेगा आपके डाटा का। नीति आयोग का रिकमेंडेशन क्या है इसको लेके, तो परफॉर्म एल्गोरिथमिक ऑडिट होना चाहिए, इसका साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए और प्रायर टू सिस्टम डिप्लॉयमेंट के पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टेड सिस्टम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम जानेंगे जो प्रोटेक्टेड सिस्टम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में। The website and application related to Decennial Centered Exercise and the National Population Register were recently notified as Protection System or Critical Information Infrastructure under the Information Technology Act 2008। तो जो वेबसाइट या एप्लीकेशन जो कि आपका रिलेटेड है डेसेनियल सेंसस एक्सरसाइज से या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से, उसको नोटिफाइड किया गया है प्रोटेक्शन सिस्टम या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के माध्यम से। ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड सिस्टम है क्या, तो अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका मतलब है कंप्यूटर रिसोर्स डिस्ट्रक्शन जिसका डेलिबरेटली इंपैक्ट करेगा नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी को। आईटी एक्ट बताता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि ये अफेक्ट करेगा फैसिलिटी को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि एक प्रोटेक्टेड सिस्टम है। ये जो नोटिफिकेशन है इसका मतलब कोई भी टेम्परिंग या अनऑथोराइज एक्सेस होता है इस डाटा का तो वो जो है पनिशेबल होगा, 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट का इसमें प्राविधान है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।